हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अब आपका अगला नेक्स्ट वीडियो है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑलमोस्ट ट्वेल्थ के पोर्शन में ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बात करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब तक चलेंगी तब तक हम लोग चार्ज पे बात करेंगे। और आज का लेक्चर जो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि चार्ज का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है। तो याद रहे कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज जिस घटना से सामने आई है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। और कह सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड अराउंड 600 BC बाय ग्रीक फिलोसोफर थेल्स। फिलोसोफर जो ग्रीक के फिलोसोफर हैं, थेल्स साहब का देन है, जिन्होंने चार्ज से हम सबों को परिचय करवाया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में चार्ज कहीं से एकाएक आया है, ये हमेशा से ही हम लोगों के दरमियान थी, लेकिन इस चीज़ को हम लोग पहचान नहीं सकते थे कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो शुरुआत दौर में सबसे पहले चार्ज के बारे में पहचान अगर हम लोगों को किसी ने करवाया कि चार्ज होता क्या है, तो उसका सीधा सा श्रेय थेल्स साहब को जाता है। इन्होंने 600 BC में ही चार्ज के बारे में लोगों को समझ बताया कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। 600 BC कहने का मतलब हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के 600 साल पहले, अराउंड 600 BC। थेल्स साहब मिलेटस के रहने वाले हैं। आज के दौर में मिलेटस को तुर्की के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग टर्की कहते हैं। तो याद रहे कि जो फिनोमेना है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिस्कवर्ड हो चुका था अराउंड 600 BC। जिन्होंने डिस्कवर्ड किया वो एक ग्रीक फिलोसफर हैं, नाम याद रखेंगे, उनका नाम है थेल्स, जो कहाँ के रहने वाले हैं, मिलेटस के। ये भी याद रखें कि मिलेटस को ही अब टर्की के नाम से जाना जाता है, तुर्की कहते हैं इसको। इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज की खोज हुई। फ्रिक्शन में चीजों को रब किया गया, तो वो कौन सी चीज थी जिसको रब किया गया? चीजें जब रब होगी तो ऑब्वियस है कि दो चीजें आपस में रब होंगी, तो वो मटेरियल था अंबर। थेल्स साहब ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से जब चार्ज को इंट्रोड्यूस किया तो रबिंग प्रोसेस में मटेरियल जो यूज हुए, याद रखना है, वो मटेरियल था अंबर। और अंबर को किसके साथ रब किया गया, किसके साथ घर्षण कराया गया? वुल के साथ, कोई भी वुलन क्लॉथ के साथ इसका रबिंग हुआ। और रबिंग से देखा उन्होंने कि ये मटेरियल जो है वो एक्वायर करती है एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, जिनसे वो लाइटर चीजों को अपने तरफ खींचती है। और लाइटर चीजों में कैसे, किन बहुत भारी भारी चीजों को नहीं, हल्की चीजों को खींचेगी। जैसे आप कह सकते हो बाइट्स ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल, इन सब चीजों को वो अपनी तरफ खींचती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एक घटना था जिससे ये बात सामने आया कि कहीं ना कहीं मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब करने से वो एक्वायर करती है एक टेंडेंसी, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, जिससे वो दूसरे चीजों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और चीजों को, हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचती भी है। ऐसा नहीं है, ये बात भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबर ही वुलन क्लॉथ के साथ रब करने से इस टेंडेंसी को एक्वायर करेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाद में देखा गया, कह सकते हैं कई लोगों ने इस पे अपने अपने शोध दिए। शुरुआत में बिल्कुल थेल्स साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ज का, लेकिन इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट साहब जो हैं, गिलबर्ट साहब का भी देन है चार्ज के इंट्रोडक्शन में। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अंबर वुलन क्लॉथ के साथ रब करने से एक्वायर करता है अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज, जिससे वो चीज़ों को, हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, इस तरह से बहुत सारे मटेरियल हैं जिसमें इन तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि क्लास में पेन को लेते थे, बाल में रब करते थे और देखते थे कि पेन हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो आप बचपन से ये साइंटिस्ट हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ऐसे साइंटिस्ट उस दौर में रहे थे जिसमें आपको ये भी पता नहीं था कि आप कौन से एक्सपेरिमेंट को किस वजह से कर रहे थे, लेकिन मजे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट को किया है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसको सुटेबल सब्सटेंस के साथ रब किया जाए तो वो उसके अंदर भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे एबोनाइट रॉड को रब किया गया, अंबर रॉड को रब किया गया, सिल्की क्लॉथ के साथ, ग्लास रॉड को रब किया गया अलग अलग मटेरियल के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, बिल्ली के फर के साथ,
जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक कॉम्ब ले सकते हैं, कंघी, उसको बाल के साथ रब करके ये सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख सकते हैं। विलियम गिलबर्ट्स अपने दौर पे बहुत ही शार्प माइंडेड साइंटिस्ट हुए। ये आपको याद होगा कि हिस्ट्री में, इतिहास में फर्स्ट एलिजाबेथ जो क्वीन हुई थी, उनके पर्सनल डॉक्टर भी रह चुके हैं गिलबर्ट साहब। चार्ज के इतिहास में बहुत सारे लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जिन्होंने चार्ज को समझाया कि एक्चुअल में चार्ज है क्या, चार्ज से हम क्या कर सकते हैं। चार्ज कोई नई चीज़ नहीं है। आपको ये बात जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि आज से हजारों साल पहले यूनान के वेदों में भी इसका जिक्र आता है, जिसमें चार्ज को लोग कुछ इस तरह से समझते थे कि समंदर में जो मछलियों से करंट का झटका लगता था, कहीं ना कहीं वो चार्ज का एक इलेक्ट्रिक शॉक है, जिसको लोग समझ नहीं पाते थे कि ये है क्या एक्चुअल में। लेकिन बाद में लोगों ने 600 BC से समझना शुरू किया कि वाकई में चार्ज होता क्या है। तो चार्ज के हिस्ट्री पे लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया। कई सारे ऐसे लोग हुए जिनको इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता है। मैं नाम लेना चाहूँगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनको दुनिया हमेशा से रिस्पेक्ट और सराहनीय नज़र से देखेंगी, क्योंकि पूरे जीवन काल में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करें, उन किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक कमाई के पर्पज से इनका कोई भी पेटेंट नहीं हुआ। इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने जितने भी रिसर्च किए, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई पैटेंट, कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ। पब्लिकेशन होता तो लोगों तक पहुंचती बात और उसके लिए उससे प्राइस लिया जाता। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज़ के लिए लोगों से प्राइस लिया जाए। अगर आपके पास एजुकेशन है, इनका मकसद था कि एजुकेशन लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का ही एक काइट एक्सपेरिमेंट जो है बहुत फेमस रहा, जिसको आप सब सुने होंगे कि बारिश के दिनों में, तेज बारिश में जो खूब आंधियाँ चलती है और बिजली थंडरिंग होता है, उस वक्त ये पतंग उड़ाया करते थे। और पतंग में मेटल का एक वायर लगा होता था और डोर से मेटल का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ते थे, और की चाबी जो होती थी उसको कुछ इस तरह से पकड़ के रखते थे कि जब बारिश का बूंद उस मेटल वायर के थ्रू उनके हाथ तक आता था और की के थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक को जब वो फील करते थे तो उनको अच्छा लगता था, मज़ा आता था इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं चार्ज का जो फीलिंग है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक कैसा होता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ये सेफ्टी, अपना पूरे सेफ्टी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते थे। लेकिन ध्यान रहे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का ही वो देन है जिससे थंडरिंग के वजह से लोगों की जानें जो जाती थी पुराने समय में, वो जाने से बचाने में भी फ्रैंकलिन साहब का कई इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं तो उसमें कहीं कॉर्नर पे आप देखते हो त्रिशूल सा ऊंचाई पे एक लगा होता है, तो जब बिजली चमकती है और काफ़ी ऊंचाई पे होता है तो थंडरिंग के वजह से ये इलेक्ट्रिक शॉक को ऑब्जर्व करता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड कर देता है, अर्थिंग कर देता है। और अर्थिंग करने से क्या होता है कि बिजली गिरने का चांसेस उस इलाके में कम हो जाता है। ये उस चीज़ को एक्वायर कर लेता है, खींच लेता है अपने तरफ और ज़मीन में सोख लेता है। आज के डेट में आप अक्सर देखते होंगे कि खुले जगह पे, खास करके गांव में, इस तरह की कोई बड़ी बड़ी टावरें नहीं होती जहाँ पे ये कवच कुछ इस तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम कर सके। तो लोगों पे आज भी ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि खुले जगह पे उनको बिजली की वजह से मौत का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे इतिहास में कई सारे लोग रहे हैं कि जिन्होंने चार्ज को समझाने में अपना अहम किरदार निभाया है। आज हम लोग चार्ज के बारे में ये बस जानना था। चार्ज के इतिहास को हम कहेंगे कि आप लोग जाएं और हिस्ट्री ऑफ चार्ज को अच्छे से गूगल पे सर्च करें और पढ़ें, विकिपीडिया खोलें और सीखें कि चार्ज वाकई में क्या है, चार्ज के इतिहास में कितने लोगों ने अपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। अनगिनत साइंटिस्ट है जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस पर काम किया है। तो आप बिल्कुल जाएं और हिस्ट्री ऑफ चार्ज को पढ़ें। आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ चार्ज सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ, जानने के लिए अगर आप सर्च करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। चार्ज का इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी है कि 12th पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक लंबे समय तक हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, इसलिए चार्ज के इतिहास को देखें, जाएं और सीखें। तो ध्यान रहे कि चार्ज का ओरिजिनेशन के पीछे जो घटना है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
जब कभी भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ यानी एक दो सुटेबल सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो रबिंग के दौरान मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। मटेरियल का इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब क्या है? मटेरियल गेट इलेक्ट्रीफाइड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मटेरियल उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है जिससे वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ये जो घटना है घर्षण से, दो चीजों को आपस में रगड़ने से मटेरियल के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने के कारण चीजों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। याद रहे कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि दो ऑब्जेक्ट जब फ्रैक्टिव कांटेक्ट में आते हैं कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड होकर के चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। इस प्रॉपर्टी को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप कह सकते हो कि वो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, याद रखें, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि चार्ज को जब लोगों ने समझा तो बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि हिस्ट्री में चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नाम से नहीं जाना जाता था। याद रहे कि शुरुआत में जो मटेरियल यूज हुआ था अंबर, थेल साहब ने जो मटेरियल यूज किया अंबर, रब किया वुलन के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ रबिंग हुई और वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ। याद रहे कि इस तरह से कई सारे मटेरियल का रबिंग बाद में हम लोगों ने देखा। तो एबोनाइट या अंबर को जब रब किया गया तो उसमें जो चार्ज एक्वायर हुई उसको नाम दिया गया था रेजोनेंस। उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया? चार्ज को क्या नाम दिया गया? रेजोनेंस। और ये चार्ज कहाँ पर डेवलप हुआ? याद रखना है कि ये चार्ज डेवलप हुआ था, आप कह सकते हो एबोनाइट मटेरियल में या कह सकते हो एम्बर में। तो अंबर या एबोनाइट में जो चार्ज डेवलप हुआ उस चार्ज को क्या नाम दिया गया? रेजोनेंस। इतिहास में चार्ज को, एक चार्ज के टाइप्स को रेजोनेंस के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जैसे ग्लास रॉड को हम अगर रब करें किसी अलग सुटेबल सब्सटेंस के साथ, सिल्की क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होगा इसको नाम दिया गया विट्रस। विट्रस, याद रहे, वैसे लैटिन में ग्लास रॉड को ही विट्रस के नाम से जाना जाता है। तो चार्ज के दो कैटेगरीज इतिहास में जो जाने जाते थे वो रेजोनेंस और विट्रस के नाम से जाने जाते थे। बड़ा कंफ्यूजन था कि किसको विट्रस के कैटेगरीज में रखा जाए, कब कौन दो चीज को रब करें, किस में चार्ज विट्रस होंगी, किस में चार्ज रेजोनेंस होंगी। ये कुछ समय के लिए बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि जिसको आप रेजोनेंस मान रहे हो, जिसको क्या मान रहे हो? रेजोनेंस, उसको उन्होंने नाम दिया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का नामकरण में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का देन है। ये याद रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो इतिहास में रेजोनेंस के नाम से जाना जाता था और पॉजिटिव चार्ज उन्होंने नाम दिया किसको? जो इतिहास में विट्रस के नाम से जाना जाता था। अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि जब दो मटेरियल को आपस में रब करें तो किस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगी और किस में नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगी। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी सबसे सिंपल सा कंसेप्ट ये है, आप सब जानते हो इस बात को कि जब दो चीज़ों को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, जिसमें जाता है तो ट्रांसफर हो रहा होता है जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि कब किससे किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब जिससे इलेक्ट्रॉन जिसमें ट्रांसफर होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला पॉजिटिव होगा और लेने वाला नेगेटिव होगा। देखें आगे कि इस बात को हम लोग समझेंगे कि कब कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और कौन से मटेरियल होंगे जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा। मटेरियल में ये टेंडेंसी कब और कैसे आएंगी अगले वीडियो में सीखने को मिलेगा। तब तक आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, लेकिन इतिहास है, चार्ज के बारे में इतिहास को जानेंगे। आप खुद भी गूगल में जाएं, पढ़ें और समझें और सीखें। अगले लेक्चर से हम लोग बिल्कुल सिलेबस पे बात करेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।